वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पॉलिटी की सीरीज आपको मेरे द्वारा कराई जा रही है, तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन हुए थे उनके बारे में आज की क्लास में इसमें हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं क्लास में आगे, देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी जो बात है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में और किस आर्टिकल में की गई है। सबसे पहले तो हम इसी को जानेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो बात की गई है वो की गई है पार्ट इसमें 20 में, यानी कि भाग 20 में, और आर्टिकल 368, यानी कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसकी जो बात की गई है वो की गई है आर्टिकल 368 में और पार्ट 20 में, यानी कि 20वें भाग में और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। उसी को हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या हमारे संविधान संशोधन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो की गई है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या दिया गया, प्रावधान दिया गया। तो शुरू जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, वो सब हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो इसकी जो प्रोसेस है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको जो इनिशिएट कर सकते हैं, उसकी जो शुरुआत कर सकते हैं वो या तो लोअर हाउस या अपर हाउस, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में किसी में भी सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज में संविधान संशोधन करना है तो उसकी जो शुरुआत है वो या तो लोकसभा में कर सकते हैं या फिर उसको हम राज्यसभा में भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसकी जो इनिशिएशन होता है वो ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के जो भी भाग है, मतलब पार्ट जो भी हाउस है संसद के, पार्लियामेंट के जो भी हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, उसको हम किसी में भी इनिशिएट कर सकते हैं। पास यानी कि पारित कैसे होता है, बोथ हाउसेस सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी, नो जॉइंट सिटिंग। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है उसके लिए कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई भी संविधान संशोधन राज्यसभा में पास किया गया या फिर राज्यसभा से वो संविधान संशोधन फेल हो गया और लोकसभा ने उसको क्या कर दिया, पास कर दिया, तो वो जो संविधान संशोधन होगा उसके लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी और वो संविधान संशोधन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि दोनों ही हाउस से स्पेशल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि लोकसभा के भी मेंबर और राज्यसभा के भी जितने भी सदस्य होंगे और जो भी वोटिंग करेंगे उनमें जो संख्या कितनी होगी, 50% प्लस 1, यानी कि बात की जा रही है स्पेशल मेजोरिटी की। स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी प्रेजेंट मेंबर होंगे और उनकी अगर वोटिंग की जाएगी तो 50% प्लस 1 क्या होना चाहिए, मतदान होना चाहिए, तब किसी भी संविधान का हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही हाउस से पार्ट होना चाहिए। अगर एक हाउस में कोलैप्स हो जाता है, लैप्स हो जाता है, तो उसके लिए कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। इन लाइनों को बड़े अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। क्यों, क्योंकि इन्हीं लाइनों से अक्सर एग्जामों में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। भले ही ये टॉपिक आपको आर्टिकल 368 देखने में इजी लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, संविधान संशोधन याद कर लेंगे कि पहला 1951 में हुआ था, 7वां हुआ था ऐसे, उस वाले में ऐसे हुआ था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, वो नहीं है। इनमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। खासकर इजी टॉपिक ही हमें से क्या कराता है, ज्यादातर क्वेश्चन गलत कराता है, तो उस चीज को हमें बड़े ध्यानपूर्वक देख के चलना है। तो देखेंगे जो इसको सहमति दी जाती है वो प्रेसिडेंट संविधान संशोधन में सहमति देता ही है, यानी कि प्रेसिडेंट को ऐसा अधिकार नहीं है कि वो उस बिल को अपहोल्ड करके रख सकते, यानी कि अपने पास नहीं रख सकता। अगर संविधान संशोधन हुआ है और दोनों ही हाउसेस से उसको क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति अपनी जरूर देगा। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन। बात करें इसके बेसिक स्ट्रक्चर की, इसकी लिमिट क्या है, क्या लिमिट है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या कहता है, established in Keswanand Bharti versus State of Kerala 1973, Supreme Court held core feature of the Constitution cannot be amended or abrogated.
यानी कि केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया था कि ये जो फीचर था उसको क्या किया गया था कि इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। किसकी बात की गई है केशवानंद भारती केस में? प्रीएम्बल की बात की गई है। किसकी बात की गई है? प्रीएम्बल की बात की गई है। अब हम देखते हैं आगे कुछ अमेंडमेंट के ये हमें टाइप दिए गए हैं, इन्हीं अमेंडमेंट के टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अमेंडमेंट के कितने टाइप दिए गए हैं? यहाँ पे 3 टाइप दिए गए हैं। पहला सिंपल मेजोरिटी, दूसरा है हमारा स्पेशल मेजोरिटी और तीसरा है हमारा स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट आधे से ज्यादा स्टेट की क्या परमिशन, वो है हमारा तीसरा प्रोविजन। यानी कि स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए और स्टेट का क्या चाहिए? रेटिफिकेशन, यानी कि स्टेटों की भी क्या चाहिए? आधे से ज्यादा स्टेटों की परमिशन चाहिए, तब संविधान संशोधन हो सकता है। बात करते हैं हम सिंपल मेजोरिटी की, साधारण बहुमत की। तो साधारण बहुमत क्या है? नॉट कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 368, यानी कि जो सिंपल मेजोरिटी के प्रावधान है उसको आर्टिकल 368 के तहत नहीं रखा जाएगा। इस चीज का बहुत अच्छे से याद रखेंगे सभी लोग कि जो प्रोविजन है सिंपल मेजोरिटी के तहत के जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, उसको आर्टिकल 368 के तहत नहीं रखा जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल, जो सिंपल मेजोरिटी से जो संविधान संशोधन हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है, वो कौन कौन सी चीजें हो जाती है सिंपल मेजोरिटी के तहत? उनमें जो होता है स्टेट और बाउंड्रीज, यानी कि किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर देना, उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर देना, नया स्टेट बना देना, सैलरीज ऑफ जजेस एंड प्रेसिडेंट, यानी कि ये जो प्रोविजन है वो सिंपल मेजोरिटी के तहत होते हैं। वही अगर हम बात करें किसकी? स्पेशल मेजोरिटी की, तो स्पेशल मेजोरिटी में अंडर आर्टिकल 368 क्लॉज 2 रिक्वायर्स मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। स्पेशल मेजोरिटी क्या है? स्पेशल मेजोरिटी को किसके तहत रखा गया? आर्टिकल 368 क्लॉज 2 के तहत रखा गया। यानी कि स्पेशल मेजोरिटी का अगर प्रोविजन पूछ ले कि संविधान संशोधन में स्पेशल मेजोरिटी का जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में है, तो वो है पहली बात तो आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, और इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्पेशल मेजोरिटी की, यानी कि दोनों हाउस के मेंबर होंगे और जो भी मेंबर प्रेजेंट होंगे और जो वोटिंग करेंगे उसका 2/3 लिया जाएगा। यानी कि अगर मेंबर 2/3 से ज्यादा अगर मेंबर ने वोटिंग कर दी है किसी भी बिल पे, तो वो क्या बन जाएगा? उसका संविधान संशोधन हो जाएगा। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होती है? ये होती है जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में एप्लीकेबल होती है। ये जो बात करी जा रही है स्पेशल और स्टेट रेटिफिकेशन की, इसका कभी कभी यूज होता है। जैसे कि इसका जो सबसे पहले यूज हुआ था वो 1954 में हुआ था। जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जब इसका जो सबसे पहला यूज हुआ था वो 1954 में हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो इसमें जरूरत पड़ती है स्पेशल मेजोरिटी की, और स्पेशल मेजोरिटी के साथ स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि दोनों हाउस में जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे और जितने भी वोट करेंगे उसका 2/3। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या? स्पेशल मेजोरिटी। बात करें हम इसकी, इसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1/2 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जितने भी स्टेट है उनके हाफ स्टेट लेजिस्लेचर की क्या जरूरत पड़ती है? रेटिफिकेशन, यानी कि उनकी अनुसमर्थन की जरूरत पड़ती है। इसमें कौन कौन से प्रोविजन है? जैसे कि इसमें प्रोविजन है फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की भी बात इसी के तहत की गई है, सुप्रीम कोर्ट काउंसिल की भी बात, जीएसटी काउंसिल की भी बात किसमें की गई है? इसी में की गई है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का अगर टेन्योर बढ़ाना है तो उसकी भी बात किसमें की गई है? स्पेशल और स्टेट रेटिफिकेशन के तहत की गई है। अब हम देखते हैं आगे अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आगे कुछ चीज दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हम देखेंगे सबसे पहले 1951 से 1952 तक के जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उन्हें हम देखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिया जाता है कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, ठीक है, पहले तो ये डेट ही पूछ लिया था और तारीख पूछ ली जाती है। क्या कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। इसके तहत 9th शेड्यूल को यानी कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और क्या किया गया? एडेड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 19 क्लॉज 6 और आर्टिकल
15 का 4 और 19 का 6 ये आर्टिकल भी जोड़े गए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1951 के तहत 9th शेड्यूल को और इन दोनों आर्टिकल को जोड़ा गया। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 54, 15(4) और 96। वही अगर हम बात करें हमारे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जो 7वां हमारा संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1956 में। इसमें क्या किया गया, इम्प्लीमेंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जो पार्ट थे उसको क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। यानी कि जो हमारे पहले स्टेट बनते थे उसको एबीसी पार्ट के तहत बनाया गया था स्टेटों को। तो पार्ट जो एबीसी थे उसको क्या कर दिया गया, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के तहत ये जो पार्ट थे स्टेट को उनको हटा दिया गया। और क्या इंप्लीमेंट किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया। फर्स्ट याद है, फर्स्ट में क्या किया गया, फर्स्ट में 9th शेड्यूल को जोड़ा गया, आर्टिकल 15(4), 19 और आर्टिकल 19 क्लॉज 6 को जोड़ा गया। वही अगर हम बात करें 7th की 1956 में, ठीक है। और क्या किया गया, जो पार्ट थे हमारे स्टेटों के जो पार्ट थे एबीसी को उसको एबॉलिश कर दिया गया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को संशोधन किया गया। वही अगर हम बात करें 10वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 की, तो इसमें क्या किया गया कि ये इतना जरूरी नहीं है फिर भी इसको देख लेते हैं कि जो दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश इसके तहत बनाए गए। वही अगर हम देखें 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या किया गया कि गोवा को और दमन दीव को इंडियन यूनियन में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया 12वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 के तहत। अब देखते हैं हमारे आगे के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनमें क्या क्या है। जो 13वां और 14वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट हुआ था हमारा, वो कब हुआ था, 1962 में। तो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 की अगर बात करें तो उसमें क्या किया गया, इंसर्टेड किया गया आर्टिकल 371A को, यानी कि नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन की बात की गई। कौन से आर्टिकल के तहत, उस टाइम पे जो आर्टिकल थे वो 371 तक थे। फिर स्पेशल प्रोविजन किसके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। और उसमें भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे पहले जो प्रोविजन दिया गया वो किसको दिया गया, नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन की बात की गई। तो वो किस आर्टिकल में की गई, वो 13वें संविधान संशोधन आर्टिकल 371A के तहत बात की गई। यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जितने भी स्टेट हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन की बात की गई है। 371A में कौन है, 371B में कौन है, सी में कौन है, डी में कौन है, ऐसे करके भी कभी कभी मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बात करें हम 371A के तहत, तो इसमें स्पेशल प्रोविजन दिया गया किसको, नागालैंड को। और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया कि जो पौंडीचेरी है, जो अब पुडुचेरी है, उसको स्पेसिफाइड किया गया कैसे, एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 के तहत पौंडीचेरी जो थी, जो कि अब पुडुचेरी है, उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। वही अगर हम बात करें 21वें संविधान संशोधन की, ये हो गए 13वें 14, ये हो गया हमारा 21वें संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन में तो किससे रिलेटेड है हमारा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो है लैंग्वेज से रिलेटेड। ये कब हुआ, 1967 में। इसमें क्या किया गया, सिंधी इंक्लूडेड एज द 15th रीजनल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल, यानी कि जो 8वीं अनुसूची है जो कि हमें लैंग्वेज के बारे में बताती है, उसमें क्या किया गया, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को एक रीजनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। वहीं अगर हम बात करें 19वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये किससे रिलेटेड है, ये है इलेक्शन से रिलेटेड, यानी कि चुनाव से रिलेटेड है। क्या किया गया, अमेंडेड आर्टिकल 324 क्लैरिफाइड इलेक्शन कमीशन ड्यूटीज, यानी कि इसमें बात की गई किसकी, इलेक्शन कमीशन की जो भी ड्यूटीज होती हैं उनके बारे में प्रावधान की बात की गई इसमें 19वें संविधान संशोधन 1966 के तहत। अब हम देखते हैं इसी में आगे, देखिए ये हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो भी इम्पोर्टेंट है वही इसमें आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से देखते चलेंगे। इसके बाद इसी में हम क्या इसकी एमसीक्यूज क्लास भी लेके आएंगे, तो सभी बच्चे इस थ्योरी क्लास को अच्छे से देखें। इसके बाद अगर आप एमसीक्यू लगाएंगे इसके आगे, जो मैं आगे आने वाली क्लास में लेके आऊंगा आपके लिए, वो आपको एमसीक्यूज बहुत ही इजी लगेंगे।
तो हम देखेंगे जो हमारा 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1971 का, वो किसको काउंटर करता है? गोरखनाथ केस को। गोरखनाथ केस को काउंटर करता है। इसमें किसकी बात की गई है कि पार्लियामेंट, गोरखनाथ केस में क्या था कि पार्लियामेंट किसी भी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में संशोधन नहीं कर सकता, ये बात कही गई थी किसमें? गोरखनाथ केस में। तो इसको क्या किया गया? मेड प्रेसिडेंशियल असेंट ऑब्लिगेटरी, इसको क्या कर दिया गया? इसके तहत प्रेसिडेंट की अनुमति को दे दिया गया। वही अगर हम बात करें 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, इसमें क्या किया गया? ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें क्या किया गया? एबोलिश प्राइमरी परस्यू विड्रॉ रिकॉग्निशन ऑफ प्रिंसली स्टेट रूलर, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट का जो रूल चल रहा था उस टाइम पे, उनको स्पेशल प्रोविजन मतलब स्पेशलिटी दी जा रही थी, उसको क्या कर दिया गया कि 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत उनका जो प्रिंसली स्टेट को जो स्पेशल प्रोविजन दिया जा रहा था उसको क्या कर दिया गया? एबोलिश कर दिया गया, जिसको कहते हैं प्राइमरी परस्यू कहते हैं। क्या किया गया? उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अमेंडमेंट हमारा 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, यानी कि 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था हमारा, वो कब हुआ? डेट ही पूछ लेता है तो 1975 में। ये भी हमारा इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है, इसमें भी क्या पूछ ली जाती है? डेट पूछ ली जाती है। तो इसमें क्या किया गया कि सिक्किम को एक फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया, सिक्किम को एक कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। और ये अगर हम बात करें 38 एंड 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, इसमें क्या किया गया कि जो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन थे और जो इलेक्शन थे पीएम के, प्रेसिडेंट के और स्पीकर के, उसको क्या किया गया? उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया, यानी कि कोई भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, स्पीकर के इलेक्शन के लिए दावा नहीं कर सकता कि इनके बारे में हमें आगे चल के बताइए कि इनमें कुछ धांधली वगैरह तो नहीं हुई है। तो जुडिशियल रिव्यू से इनके जो प्रोविजन थे, इलेक्शन के जो प्रोविजन थे पीएम के, प्रेसिडेंट के, स्पीकर के, ठीक है, उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 38वें और 39वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। ये आप दोनों याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं 26वां और 36वां। 26वां किससे एबोलिश करता है? प्रिवी पर्स को। 36वां 1975 सिक्किम को फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया। बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट। तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए थे। इस वजह से ये जो 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में किया गया, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया, उसमें क्यों किया गया वो? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में कुछ कमी थी, उसको सही करके 1978 का संविधान संशोधन किए गए। तो बात करें हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन की, जो कब हुआ? 1976 में। सबसे पहले जो इसमें मेन प्रोविजन की बात की गई, जहां से अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो क्या किया गया कि प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जिसको हम कहते हैं 42वें संविधान संशोधन में। उसमें क्या किया गया? 3 शब्दों को जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसके तहत जोड़ा गया, प्रियम्बल में जोड़ा गया। ठीक है। और क्या प्रोविजन किए गए इसी के तहत, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में रखा गया। किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज को किसके तहत रखा गया? पार्ट 4 के तहत रखा गया। और क्या क्या स्पेशल प्रोविजन थे? सुप्रीमेसी यानी कि सर्वोच्चता की बात की गई। किसकी सर्वोच्चता? मेड पार्लियामेंट सुप्रीम इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि पार्लियामेंट को, संसद को सुप्रीम बना दिया गया। किसके लिए? कि वो जो संसद है वो किसी भी पार्ट में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। यानी कि भारतीय संविधान के अगर कोई भी पार्ट है उसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। बीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिव प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से भी ऊपर किसको प्रोविजन दिया गया? फंडामेंटल राइट की बात की गई। सुप्रीमेसी की जो बात की गई है वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत की गई है। ये स्पेशल प्रोविजन थे
इस संविधान संशोधन के तहत। देखते हैं कुछ और भी स्पेशल प्रोविजन है 42वें संविधान संशोधन के तहत। क्या किया गया, बात की गई किसकी, जुडिशरी की, यानी कि न्यायपालिका की बात की गई। क्या बात की गई, रिफाइंड हाई कोर्ट रेट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज टू ट्रांसफर केसेस बिटवीन हाई कोर्ट। यानी कि इसमें किसकी बात की गई है कि जो हाई कोर्ट को रेट जुरिस्डिक्शन की बात की गई है किसमें, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और सुप्रीम कोर्ट को ऑथराइज कर दिया गया कि वो अपने जो केसेस हैं उनको क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसमें, अलग अलग हाई कोर्ट में केसेस को ट्रांसफर कर सकता है। ये भी बात की गई किसमें, 42वें संविधान संशोधन में की गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग अलग हाई कोर्ट को क्या कर सकता है, अपने केसेस ट्रांसफर कर सकता है। बात की गई किसकी, ट्रिब्यूनल की, यानी कि न्यायाधिकरण की बात की गई। क्या बात की गई, प्रोवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल फॉर स्पीडी जस्टिस, यानी कि ट्रिब्यूनल के लिए, इनके लिए ट्रिब्यूनल्स के लिए स्पेशल जस्टिस बनाई जाए। इसकी बात की गई किसमें, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत की गई। और ये अगर हम बात करें इमरजेंसी की और फोर्सेस की, यानी कि आपातकाल और बल की भी बात की गई किसमें, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्या बात की गई, सेंटर एम्पावर्ड टू डिप्लॉय आर्म फोर्सेस इन एनी स्टेट, यानी कि केंद्र को ये कह दिया गया कि वो जो केंद्र है, जो हमारा सेंटर है, वो स्टेट में अपनी जो फोर्स है वो उसकी मतलब केंद्र की फोर्स को स्टेट में कभी भी तैनात कर सकता है। इसकी जो बात की गई किसमें की गई, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी फॉर पार्ट्स ऑफ इंडिया, 42वीं संविधान संशोधन में किसकी बात की गई कि जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में किसी भी पार्ट पे क्या लगा सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। बात की गई किसकी, और गवर्नेंस की, यानी कि शासन की बात की गई। मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस लोकसभा टेन्योर एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, यानी कि क्या बात की गई, इसमें ऑब्लिगेटरी बना दिया गया प्रेसिडेंट को कि वो एक्ट करे किसकी तरह, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की तरह, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की एडवाइस पर काम करे। और जो लोकसभा का जो टेन्योर था उसको क्या कर दिया गया, 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। ये मतलब ये वाला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं, ट्रिब्यूनल याद रख सकते हैं, इमरजेंसी और फोर्सेस को याद रख सकते हैं। ये वाले जो 3 बताए मैंने, इनको तो याद रखना ही रखना, ये तो बहुत जरूरी है, ठीक है। बात करते हैं हम आगे। अब जो 43वां संविधान संशोधन हुआ था 1977 में, ठीक है, 44वां कब हुआ है हमारा, 1978 में। बात करते हैं 47वें की, मतलब 43वें की, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 43वां, फिर भी हम एक नजर मार लेते हैं। Restored jurisdiction of Supreme Court and High Court curtailed under the 42वां Constitutional Amendment Act, यानी कि रिस्टोर किया गया किसका जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, जो कि किसके तहत आते थे, 42वें संविधान संशोधन के तहत आते थे। अब हम बात करते हैं किसके, 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या क्या प्रोविजन किए गए। सबसे पहला जो प्रोविजन किया गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल था, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, क्या फंडामेंटल राइट था, कौन, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट। यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि फंडामेंटल राइट के तहत आता था, उसको क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब उसे क्या कर दिया गया है, एक लीगल राइट बना दिया गया है, वो भी किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 300A के तहत उसको क्या बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है, ठीक है। इतनी बात सभी को याद रहेगी कि फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया और लीगल राइट बना दिया गया किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 300A के तहत। इमरजेंसी की बात की गई कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसको रिप्लेस कर दिया गया आर्म रेबेलियन के द्वारा, कैन बी चैलेंज इन कोर्ट, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी का प्रोविजन कर सकते हैं बाई आर्म रेबेलियन, ठीक है, आर्म रेबेलियन का यूज करके। प्रेसिडेंट कैन सेंड एडवाइस बैक टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन वंस, यानी कि प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी गई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी प्रोविजन बनाए गए हैं उसको वो क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन के लिए वापस कर सकता है उस बिल को, ठीक है। ये भी प्रोविजन की बात की गई किसमें, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, 1970 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है
कि जो 52वां संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है। जो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो हमारा किससे रिलेटेड है, दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से ये हमारा कानून क्या है, रिलेट करता है। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। इसके तहत क्या किया गया कि 10th शेड्यूल को जोड़ा गया। 9th शेड्यूल को कब जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 1951 में 52वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसके तहत 10th शेड्यूल को जोड़ा गया। और क्या किया गया, डिफाइंड मोड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि दल बदल का जो कानून था उसके खिलाफ भी क्या किया गया कि अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी जो सदस्यता होती है उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी बात की गई थी 52वें संविधान संशोधन के तहत। वहीं अगर हम बात करें 61वां संविधान संशोधन, ये क्या करता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, यानी कि अमेंड किया गया आर्टिकल 326 में कि जो वोटिंग एज है उसको 21 साल से क्या कर दिया जाए, 18 साल कर दिया जाए। ये बात की गई है किस कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो वोटिंग राइट थी उसकी जो एज कर दी गई वो कम कर दी है। पहले 21 साल वाले ही वोट डालते थे, 61वें संविधान संशोधन के बाद 18 साल वाले भी क्या करने लगे, वोट डालने लगे। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोविजन की। इसमें क्या किया गया कि जो राजधानी का दर्जा दे दिया गया वो कौन से संविधान संशोधन के दिया गया, वो दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, देखेंगे पहला स्टेप क्या है, जो 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1990 में। इसके तहत क्या किया गया कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी कि नेशनल कमीशन बनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है 65वां संविधान संशोधन जो कि 1990 में हुआ था। इसमें क्या कह दिया गया कि नेशनल कमीशन बनाया गया किसके लिए, SC ST के लिए क्या बनाया गया, नेशनल कमीशन बनाया गया 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत। भैया अगर हम बात करें 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, इसमें क्या किया गया, इंसर्ट किया गया आर्टिकल 239AA 239AB डेजिग्नेटेड दिल्ली एज कैपिटल टेरिटरी, यानी कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का क्या दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया, यानी कि NCT का दर्जा दे दिया गया। किसके साथ, विद लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को क्या बना दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। बात करें हम 71वें संविधान संशोधन 1992 की, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में यूपीएससी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट यही कि 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें किस किस लैंग्वेजों को जोड़ा गया। तो उसमें जो जोड़ा गई थी लैंग्वेज वो जोड़ी गई थी मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। इन लैंग्वेजों को 8th शेड्यूल के तहत क्या किया गया, नई भाषा का दर्जा दे दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल के तहत रख लिया गया। ठीक है, बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट की। तो अब बात की जाती है 73वां जो संविधान संशोधन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर एग्जामों में जहाँ भी पॉलिटी पूछी जाती है वहाँ हर एग्जामों में 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन में किसकी बात की गई है, 73वें संविधान संशोधन में फोकस किया गया पंचायती राज पर। किसमें फोकस किया गया कि जो लोकल लेवल पे यानी कि रूरल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई यानी कि पंचायती राज की बात की गई वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत की गई। इसमें क्या किया गया, पार्ट 9 को जोड़ा गया। पार्ट 9 में आर्टिकल 343 और 343 ए से लेकर 343 ओ तक के जो आर्टिकल थे उनको क्या किया गया, ऐड किया गया। शेड्यूल एडेड, इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत। वही अगर हम बात करें 74वां संविधान संशोधन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये पर्टिकुलरली किसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, ये था शहरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। इसमें जो फोकस रखा गया वो किसको रखा गया, म्यूनिसिपैलिटीज को यानी कि नगर पालिकाओं को फोकस में रखा गया इस संविधान संशोधन के तहत। इसमें पार्ट 9A को जोड़ा गया। पार्ट 9A में आर्टिकल 243P से 243ZG, इसमें जो भी लाइन में बता रहा हूँ 73वें और 74वें संविधान संशोधन में, इसमें एक एक लाइन बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है।
तो सभी बच्चे इस लाइन को बहुत ही अच्छे से देखें, यानी कि ये वाला जो स्लाइड है उसको बहुत ही अच्छे से गौर से देखें, फोकस से। बात की जाती है 74वें संविधान संशोधन में जो फोकस रहा वो म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को रखा गया। इसमें पार्ट इंसर्ट किए गए पार्ट 9 में। भैया अगर हम बात करें पंचायत की तो इसमें पार्ट 9 को जोड़ा गया। 74वें में पार्ट 9 को 9A को। इसमें अगर आर्टिकल की बात की तो 243A से O तक और O के बाद P, तो 243P से लेके 243ZG की बात करी जाती है किसमें 74वें संविधान संशोधन में। और 73वें संविधान संशोधन में 11वें शेड्यूल को जोड़ा गया और इसमें 12वीं शेड्यूल को जोड़ा गया। 11वें शेड्यूल में सब्जेक्ट रखे गए थे 29, कभी कभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो। और इसमें सब्जेक्ट कितने रखे गए थे उस टाइम पे, म्यूनिसिपैलिटीज में 18 सब्जेक्टों को रखा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 74वें संविधान संशोधन के तहत। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट, जो 84वां संविधान संशोधन है वो क्या करता है, सेंसस को फ्रीज करने की बात करता है। यानी कि क्या, फ्रोज द अलॉटमेंट ऑफ लोकसभा सीट्स स्टेट बेस्ड ऑन 1971 सेंसस आफ्टर 2026। यानी कि 1971 में ये कह दिया गया कि जो लोकसभा को एक्सटेंड करने की जो बात की जाएगी वो कब की जाएगी, 2026 में। यानी कि 2026 में लोकसभा का जो सीट को बढ़ाने की जो बात की गई थी वो कब तक के लिए कर दी गई, 1971 का जो इलेक्शन हुआ था, जो जनगणना हुई थी उसमें ये बात कर दी गई कि 2026 में जो लोकसभा की सीटों है उसको बढ़ाने का प्रावधान कब किया जाएगा, 2026 में किया जाएगा। 2026 तक उसको क्या कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। ठीक है। और जो 51वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, उसमें किसकी बात की गई, 15% की बात की गई कि लोकसभा के जो 15% जो मेंबर होंगे, मतलब जो टोटल मिनिस्टर होने चाहिए लोकसभा में वो 15% होनी चाहिए, जिसमें पीएम और सीएम भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। यानी कि 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कितने से ज्यादा, 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और कम से कम 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि 15% से ज्यादा नहीं हो और 12 मेंबर से क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए लोकसभा में। ये बात की गई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत। यानी कि 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये प्रावधान रखा गया। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट की, तो 52वां संविधान संशोधन 2003 में, इसमें क्या किया गया, 4 और नई लैंग्वेजों को जोड़ा गया 8th शेड्यूल में। 92वां जो संविधान संशोधन है 2003 का, उसमें 4 नई लैंग्वेजों को 8th शेड्यूल के अंतर्गत जोड़ा गया। वो कौन कौन सी थी, वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये वाला भी क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो जो 92वां संविधान संशोधन था 2003 का, उसमें भी 4 नई लैंग्वेजों को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसी संविधान संशोधन के तहत जो हमारी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई थी 2003 में ही, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत उसी संविधान में हमारी कितनी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, वो हो गई हमारी कितनी, टोटल 22 भाषा हो गई थी। ठीक है। बात करें हम 92 के बाद 94वां संविधान संशोधन हुआ 2005 में। इसमें क्या किया गया, रिजर्वेशन की बात की गई। यानी कि रिजर्वेशन की जो बात की गई किसमें, किसके एडमिशन में, SC, ST और OBC के एडमिशन में जो रिजर्वेशन की जो बात की गई थी वो 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत की गई थी। ये बात भी अच्छे से याद रखेंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट, जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था 2014 में, उसमें किसकी बात की गई, उसमें जो गोल रखा गया वो क्या रखा गया, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यानी कि इसमें फॉर्मेशन किया गया किसका, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का इसमें फॉर्मेशन किया गया। और कौन से आर्टिकल इंसर्ट किए गए, आर्टिकल 124A, 124B और 124C को। और क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन द अमेंडमेंट इन टोटल इन 2015 प्रोटेक्टिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। बात करें हम 100वें संविधान संशोधन की 2015 में जो हुआ वो किससे रिलेटेड था, लैंड बाउंड्री से। यानी कि भारत और बांग्लादेश की जो लैंड बाउंड्री थी उससे रिलेटेड था। कौन सा हमारा अमेंडमेंट, 100वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट फर्स्ट शेड्यूल टू इफेक्टिव द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की बात करता है ये बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश में लैंड बाउंड्री के एग्रीमेंट की बात करता है। कौन सा संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन।
बात करें हमारे आज तक कितने संविधान संशोधन हो गए हैं, 106 संविधान संशोधन हो गए हैं। तो 101 से लेके 106 तक जितने भी हमारे संविधान संशोधन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन लगातार इनसे पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे कुल कितने संविधान संशोधन बचे हैं, 6 बचे हैं। ये तो हमारे इम्पोर्टेंट है ही, इनके अलावा जो 6 और बचे हैं उनको और एक हम नजर में देख लेंगे। तो सभी लोग उम्मीद करता हूँ क्लास में बने रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोविजन है वो क्या है, 101वां संविधान संशोधन। देखिए इसमें ज्यादा नहीं है। 101वें संविधान संशोधन में किसकी बात की गई है, जीएसटी काउंसिल की बात की गई है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो बात की गई, जीएसटी की जो बात की गई है वो 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था, इसमें जीएसटी की बात की गई है। जीएसटी को किसके तहत, जीएसटी काउंसिल की बात आर्टिकल 279A में की गई है। तो जीएसटी की जो बात की गई है वो किसमें की गई है, 101वां संविधान संशोधन में। बात करें हम 102वें संविधान संशोधन की, तो 102वां जो संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ, 2018 में। इनकी डेट जरूर याद रखेंगे, 101 से लेके 106 तक की। 101वां कब हुआ, 101वां हुआ है 2016 में, 102वां हुआ है 2018 में। इसमें क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया किसको, एनसीबीसी को, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। और इसके तहत आर्टिकल 332 भी 342 एक आर्टिकल इसमें जोड़े गए। भैया अगर हम बात करें 103वां संविधान संशोधन, जो पीडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की जो बात की गई है उसकी बात की गई है किसमें, 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। इसमें क्या किया गया, आर्टिकल में अमेंड किया गया 15वें और 16वें आर्टिकल में। इसमें क्या किया गया, प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू जनरल कैटेगरी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि जनरल कैटेगरी में जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको 10% का रिजर्वेशन की बात की गई किसमें, 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। उसी के तहत रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी आजकल आप लोग देख रहे होंगे। तो छात्रों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में, उसकी बात चल रही है रिजर्वेशन की। वही अगर हम बात करें वरंडर 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, इसमें क्या किया गया कि जो रिजर्वेशन था SC ST का जो लोकसभा में और स्टेट असेंबली में, उसको 10 साल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया, 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। कब, 2019 में। जो SC ST को जो रिजर्वेशन दिए गए थे लोकसभा में और स्टेट असेंबली में, 10 साल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और जो एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन होता था, प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेशन किया जाता था एंग्लो इंडियंस का, उसका भी जो भी प्रोविजन था उसको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 104वें संविधान। 105वां संविधान संशोधन जो 2021 की बात करता है, वो उसमें क्या किया गया, रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिटी एंड स्पेसिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई। SC/BC की बात की गई किसमें, 105वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि कब हुआ, 2021 में। जो लास्ट हमारा जो संविधान संशोधन हुआ 106वां संविधान संशोधन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो 106वां संविधान संशोधन था, कब आया, 2023 में। इसकी बात की गई। इसमें किसकी बात की गई कि जो वुमेन है, वुमेन को 33% का रिजर्वेशन दिया जाए, यानी कि 33% सीट दिए जाए, 33% सीट दी जाए वुमेन को, किसमें, लोकसभा में और राज्यसभा में, यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में बात की जाए किसकी, वुमेन के 33% रिजर्वेशन की बात की जाए, 106वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। और ये जो बिल था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। 2026 में इस बिल को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो ये बिल बन के रह गया, एक्ट नहीं बन पाया 106वां संविधान संशोधन। बाकी 101 से लेके 105 तक सारे के सारे एक्ट बन गए, ये वाला नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हम देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है हमारा भारत में, वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और एडेप्टेबल, कोई भी इसको अपना सकता है। तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग पूरी की पूरी क्लास। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। अब इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं क्या लेके आऊंगा, इसी से रिगार्डिंग जो भी इसके क्वेश्चन होंगे, कम से कम इसके रिगार्डिंग में 50 से 60 क्वेश्चन लेके आऊंगा अगली क्लास में। तो सभी बच्चे ध्यान से इस थ्योरी क्लास को अच्छे से पहले देखेंगे,
अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार में देखें, लेकिन अच्छे से देखें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।